Hello everyone. In this video lecture, we are discussing about एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आइए जानते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो इससे पहले की वीडियो में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके थे। हमने ये देखा था कि भाई कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर किसी चीज़ का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है ना, तो कोई भी चीज़ अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करे, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मूवमेंट होता है, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को, इस तरह के मूवमेंट को वी कैन से दैट पैसिव ट्रांसपोर्ट। इससे पहले की वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल अपोजिट है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने ये भी देखा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस चलती रहती है ना। ये सिंपली भी चल सकती है और किसी फैसिलिटेटर, जैसे कोई फैसिलिटेटर प्रोटीन के माध्यम से ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ सकती है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में की अगर बात करें, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, नंबर एक, तो है ना। तो हम इसको कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ, किसका मूवमेंट भाई, मॉलिक्यूल्स कॉमा आयंस कॉमा सब्सटेंसेस। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई आयन हो सकता है, कोई सब्सटेंसेस हो सकता है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस की बात करेंगे, और होता भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही है। अगेंस्ट, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, शॉर्ट में कंसंट्रेशन लिख दिया मैंने, ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विथ द यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज कॉल्ड, है ना, मतलब एनर्जी का यूज यहां पर होगा। एनर्जी, सेलुलर एनर्जी की फॉर्म है एटीपी, इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कोई भी चीज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है। हो सकता है वो बाहर से अंदर आ रही हो या अंदर से बाहर जा रही हो, है ना। अगर ये मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये मूवमेंट हो रहा है ना। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा हो, मींस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन अगर ये मूवमेंट होता है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और दूसरी चीज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्त है वो है कि यूज ऑफ एनर्जी, और सेलुलर एनर्जी का फॉर्म है एटीपी। एटीपी का यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी ये नहीं हो सकता है। क्लियर। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होगा और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगा, मींस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दो तरह का होता है। पहला कहलाता है फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा कहलाता है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, यूज ऑफ एनर्जी भी यहां आपको होगा, लेकिन किसी फैसिलिटेटेड प्रोटीन के माध्यम से होगा। ये मतलब कोई फैसिलिटेटर होगा, कोई ऐसी प्रोटीन होगी जो इन आयंस के, इन मॉलिक्यूल्स के, इन सबस्टेंस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और ये फैसिलिटेटेड प्रोटीन तभी आयंस के मूवमेंट को अलाउ करेगी जब इसे एनर्जी दी जाएगी। विदाउट एनर्जी ये इस तरह की मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगी। अगर फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, तो पहला जो एग्जाम्पल है ये है प्रोटॉन पंप। जो पहला एग्जाम्पल मैं देख रहा हूं आपको, दिस इज द प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप की अगर बात करें तो प्रोटॉन पंप ये हमारी जो स्टमक की सेल्स हैं, स्टमक की जो सेल्स हैं वहां आपको ये प्रोटॉन पंप देखने को मिलेगा आपको।
है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ईसोफेगस ऊपर से नीचे की ओर आता है और ईसोफेगस के बाद ये जे शेप का इस तरह से स्टमक है और फिर नीचे ड्यूडेनम वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टमक बना हुआ है ना, ये तो ल्यूमेन है, ये तो बीच वाला पार्ट ल्यूमेन है और ये ल्यूमेन के और ये जो स्टमक है इसमें इस तरह की सेल्स होंगी ना, इस तरह की सेल से तो मिलकर बना रहेगा। तो एक सेल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, इन हर सेल में प्रोटॉन पंप चल रहा है ना। हर सेल में क्या चलेगा, प्रोटॉन पंप चलेगा। अब आप जानते हैं कि स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, HCl प्रेजेंट रहता है ना। HCl मीन्स H+ और Cl-। तो स्टमक के ल्यूमेन में प्रोटॉन का जो नंबर होगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा क्योंकि HCl ऑलरेडी स्टमक में है ना। तो H+ हाइड्रोजन आयन को ही हम प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन का नंबर हमेशा स्टमक की सेल्स के अंदर ज़्यादा रहेगा, सॉरी स्टमक के ल्यूमेन में ज़्यादा रहेगा। सेल तो ये है ना, सेल तो ये है, ये सेल है स्टमक की, और स्टमक की सेल के अंदर भी ये प्रोटॉन, ये HCl का फॉर्मेशन स्टमक की सेल के अंदर भी हो रहा है। तो H+ और Cl- बन रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ये H+ का जो नंबर रहता है सेल्स के अंदर, ये सेल्स का अंदर वाला भाग है, ये बाहर वाला भाग है, ये ल्यूमेन वाला भाग है। ये जो बाहर का एरिया है दिस इज द ल्यूमेन वाला एरिया, ल्यूमेन ऑफ स्टमक हम इसको कह सकते हैं, है ना। इसको आराम से लिखा जा सकता है ल्यूमेन ऑफ स्टमक। और जो नीचे वाला जो ये अंदर का एरिया है ये इनसाइड सेल है, इनसाइड सेल वाला एरिया है। अब इस सेल के अंदर इन प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, H+ आयन का फॉर्मेशन इन सेल्स के अंदर हो रहा है ना। और बाहर H+ आयन पहले से प्रेजेंट है। प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है ये ल्यूमेन में पहले से हाई है और सेल के अंदर, इस सेल के अंदर ये लगातार बनते रहते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन बाहर के कंपैरिजन में कम रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये H+ आयन, ये जो प्रोटॉन है ये अंदर से बाहर की ओर मूव करता है। ये जो प्रोटॉन बन रहे हैं यहां, ये अंदर से बाहर की ओर मूव करते रहेंगे लगातार। मींस सेल के अंदर से बाहर मूव करेंगे, मींस ल्यूमेन में आएंगे, स्टमक के ल्यूमेन में आएंगे, है ना। और ये प्रोसेस तभी कंप्लीट होगी, है ना। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के लिए एक चीज जरूरी है, ATP। ये जो प्रोटीन है ये फैसिलिटेटर प्रोटीन है। इस प्रोटीन में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एटीपेज एंजाइम। ये एक एंजाइम है। ये एटीपेज एंजाइम क्या करेगा, एटीपी का ब्रेकडाउन करेगा, एटीपी को तोड़ेगा और एटीपी को तोड़कर इसको कन्वर्ट करेगा ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस में। और इस प्रोसेस में निकलेगी एनर्जी, इस प्रोसेस में रिलीज होगी एनर्जी, और उस एनर्जी को ये प्रोटीन यूटिलाइज करेगी और यूटिलाइज करके अपने कन्फर्मेशन में, अपने शेप में कुछ इस तरह का चेंज करेगी कि अंदर का जो प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन आयन है, वो सीधे बाहर चले जाए, है ना। और आप देख रहे हैं कि अंदर प्रोटॉन की अमाउंट कम है, बाहर ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये प्रोटॉन अंदर से बाहर की ओर ही मूव कर रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ही मूव कर रहे हैं, है ना। मींस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूवमेंट हो रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, और इस मूवमेंट के लिए, ये मूवमेंट तभी होगा जब इस प्रोटीन के कंफर्मेशन में चेंज हो। और कंफर्मेशन में चेंज कब होगा, कि जब एटीपेज एंजाइम एटीपी को ब्रोकन डाउन करे ADP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगी फैसिलिटेटर प्रोटीन, जिसको हम प्रोटॉन पंप कहते हैं। इस प्रोटीन का नाम ही प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन पंप प्रोटीन, ठीक है। और कंफर्मेशन में चेंज होने से अंदर बनने वाले प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन बाहर की ओर मूव करते रहेंगे। ठीक, तो पहला एग्जांपल था प्रोटॉन पंप, जो हमारे स्टमक की सेल्स में देखने को मिलता है। दूसरा, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। और ये सोडियम पोटेशियम पंप कहां ऑपरेट होगा भाई, हमारी जो नर्व सेल हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल में ऑपरेट होगा। आप लोग सभी जानते होंगे, या इसको नर्व वाले चैप्टर में ज्यादा क्लियर हम करेंगे, कि जो कोई भी नर्व सेल है ना, कोई भी नर्व सेल है तो उसमें भी तो मेम्ब्रेन होगी ना। जैसे
कोई नर्व सेल होती इस तरह से नर्व सेल होती, तो नर्व सेल भी तो सेल से मिलकर बनी हुई है, ये सेल हैं इस तरह की है, और हर सेल में क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, नर्व सेल तो एक ही सेल है, सेल से मिलकर नहीं बनी, ये एक सेल है ना। तो इसकी जो लेयर होगी नर्व सेल की, ये भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मली जब ये किसी तरह की इंफॉर्मेशन को कंडक्ट नहीं कर रही हो, किसी तरह के मैसेज को आगे नहीं बढ़ा रही होगी, तो अंदर से बाहर से पॉजिटिवली चार्ज रहती है और अंदर से नेगेटिवली चार्ज रहेगी। बाहर से पॉजिटिवली चार्ज रहती है और अंदर से नेगेटिवली चार्ज ये रहती है। अब बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये होता है सोडियम के आयन के कारण, है ना। हालांकि सोडियम के आयन अंदर भी प्रेजेंट है, ये बाहर का सरफेस है और ये अंदर साइड का सरफेस है। अगर आप बाहर के सरफेस में देखेंगे तो सोडियम आयन बाहर ज्यादा है और अंदर साइड इसी सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम है। और ऑन द अदर हैंड अंदर साइड पोटेशियम आयन ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, और बाहर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन जो है कम है। अब आप कहेंगे कि भाई अंदर भी पोटेशियम आयन है तो अंदर से भी तो मेम्ब्रेन पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन अंदर कुछ फिक्स्ड एनायंस होते हैं। उन एनायंस के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसकी नर्व सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर से नेगेटिवली चार्ज रहती है और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज रहती है ना। और अंदर का जो सोडियम आयन है इसकी अमाउंट कम है, ये कम है, और बाहर सोडियम आयन ज्यादा है, लेकिन फिर भी अंदर के सोडियम आयन लगातार क्या करते रहते हैं, बाहर मूव करते रहते हैं, है ना। और ये देखने को मिलता है कि 3 सोडियम के आयन अंदर से बाहर मूव करते हैं, और इसके बदले बाहर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम है, तो ये पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे, ठीक। तो बाहर से मेम्ब्रेन हमेशा पॉजिटिव रहती है, अंदर से नेगेटिव रहती है, और ये मूवमेंट लगातार होते रहता है। इस मूवमेंट में आप देख रहे हैं कि सोडियम आयन अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो लोअर टू हायर सोडियम आयन मूव कर रहा है, और यहां भी बाहर पोटेशियम आयन कम है, अंदर ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की ओर पोटेशियम आयन भी मूव कर रहा है। तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट देखने को मिलता है किसमें, नर्व सेल्स में। 3 सोडियम आयन बाहर मूव करेंगे, 2 पोटेशियम आयन अंदर मूव करेंगे, और ये मूवमेंट कब होगा, जब एटीपेज एंजाइम, यहां को भी एटीपेज एंजाइम है, ये जो प्रोटीन है, जो फैसिलिटेटेड प्रोटीन है, इसमें भी एटीपेज एंजाइम है। ये एटीपेज एंजाइम क्या करता है, ये जो एटीपेज एंजाइम है ये एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा और एटीपी को कन्वर्ट कर देगा एडीपी में, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस दौरान बनेगा, और जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी इस प्रोटीन में कुछ कंफर्मेशनल चेंज करेगी, और उस कंफर्मेशनल चेंज के कारण 3 सोडियम के आयन बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम के आयन अंदर आएंगे। इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये नर्व सेल में ऑपरेट होता है, नर्व सेल में चलता है, ठीक है। और यहाँ को भी हम देख रहे हैं कि सोडियम आयन का चाहे मूवमेंट हो, चाहे पोटेशियम आयन का बाहर से अंदर मूवमेंट हो, और सोडियम आयन का अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट हो, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सोडियम आयन और पोटेशियम आयन लगातार मूव करते हैं, और इस मूवमेंट के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में। इसलिए ये वाला जो ट्रांसपोर्ट है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। तो 2 तरह के, तो पहला जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट था वो फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, और इसको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग के सामने रखा है, आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अब देखते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दूसरी फॉर्म है, दूसरा टाइप है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, वो क्या है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरा जो टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, दैट इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। उसे हम बल्क ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो सेकंड वाला है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। ये बल्क ट्रांसपोर्ट है, सेकंड, है ना। बल्क ट्रांसपोर्ट ये भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है ना। और इस बल्क ट्रांसपोर्ट का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो तो फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, ये सेकेंडरी एक्टिव
ट्रांसपोर्ट। आपको इस नाम का अर्थ समझ में आ जाएगा कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहा जा रहा है ना। अब ये दो तरह का है, ये बेसिकली दो तरह का है। एक एंडोसाइटोसिस, मतलब जब कोई चीज सेल के अंदर इंटर कर रही है तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और दूसरा एक्सोसाइटोसिस, जब कोई चीज सेल के अंदर से बाहर निकल रही है, सेल के अंदर बनी है और सेल के अंदर से बाहर निकलेगी तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। तो पहला इसका टाइप है एंडोसाइटोसिस और दूसरा जो टाइप है इसका दैट द एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मींस सेल के अंदर इंटर करना और एक्सोसाइटोसिस मींस सेल से बाहर निकलना। ठीक, कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है आपको कि कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट होगा या कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होगा, उसको हम यहाँ को नहीं देखेंगे, बल्कि हम यहाँ को इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है ट्रांसपोर्ट में। कोई भी चीज़ अंदर से बाहर आ रही है या बाहर से अंदर जा रही है तो उस दौरान एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है और एनर्जी के यूटिलाइजेशन के कारण ही इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर एंडोसाइटोसिस की बात करें तो एंडोसाइटोसिस में क्या हो सकता है कि भाई सेल के बाहर से वाटर के कोई मॉलिक्यूल, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, सेल के अंदर इंटर कर रहे हैं, है ना। कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल, इसके साथ मिनरल्स भी आ रहा है। देखो ये मिनरल्स है, जो ग्रीन वाला पोर्शन बना दिया मैंने मिनरल बना दिया और रेड वाला वाटर के मॉलिक्यूल बना दिए। ठीक है, ये चीजें सेल के अंदर जब इंटर करेंगी तो होगा क्या कि सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें इस तरह से एक डिप्रेशन बन जाएगा और ये सारी चीजें इस डिप्रेशन में आ जाएंगी और फिर ये क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा इस तरह से ना, इस तरह से इसको कवर कर लेगा और क्लोज होकर एक वेसाइकल की फॉर्म में ये अंदर गिर जाएगा। ये ठीक है, इस तरह से एक वेसाइकल बनी और इस वेसाइकल के अंदर क्या देखेंगे हम, वाटर के मॉलिक्यूल और मिनरल्स के मॉलिक्यूल यहाँ पर हम देखने को मिलेंगे। वाटर और मिनरल ये इस तरह से वेसाइकल में बंद हो गया, है ना। ये सेल के अंदर इसने ये क्लोज होकर एक वेसाइकल बना ली, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और ये वेसाइकल टूटकर अंदर गिर जाएगी साइटोप्लाज्म में। यहां पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, फर्स्ट केस है ये है वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से सेल के अंदर इंटर हो गए। अब सेल के अंदर इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इन वाटर के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर कैसे होगा, तो देखिए, तो इसको समझते हैं। तो सेल के अंदर कुछ होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये कुछ इस तरह की प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये है माइक्रोट्यूब्यूल और इस माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है और उस प्रोटीन को हम जनरली कहते हैं मोटर प्रोटीन। ये है, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को कहेंगे हम मोटर प्रोटीन। ठीक, मैं इधर लिख देता हूं मोटर प्रोटीन। अब कोई भी वेसाइकल जब अंदर आएगी ना, अब इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा साइटोप्लाज्म में, इन वाटर और मिनरल को कहीं ना कहीं तो पहुंचाना पड़ेगा। तो अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर भी तो उनका ट्रांसपोर्ट जरूरी है। तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पर क्या होता है कि ये वेसाइकल बन तो गई, ये वेसाइकल बनने के बाद इन मोटर प्रोटीन से चिपक जाती हैं, इन मोटर प्रोटीन के ऊपर अटैच हो जाती हैं। ये मोटर प्रोटीन है, इस मोटर प्रोटीन से ये वेसाइकल ये चिपक गई और इस वेसाइकल के अंदर क्या है भाई, हमारा वाटर और मिनरल्स इस वेसाइकल के अंदर है। वेसाइकल, ये वेसाइकल है। ठीक है, और ये मोटर प्रोटीन क्या करेगी, इस वेसाइकल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी और ये मोटर प्रोटीन यूज करती है एटीपी को। ये एटीपी का यूटिलाइजेशन करती है मोटर प्रोटीन। ठीक है, और एटीपी का यूटिलाइजेशन करके ये क्या करेगी, इस वेसाइकल को, जो वेसाइकल बनी है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इस वेसाइकल को ये साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। ठीक, अब हमने देखा कि पहले स्टेप में जब कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर कर रहा है तो एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, लेकिन सेल के अंदर इंटर करने के बाद जब वो वेसाइकल के अंदर पैक हो गया,
है ना। तो जब उसको सेल के अंदर मूव कराना है हमने, तो उस मूवमेंट के लिए हमें किस चीज़ का यूटिलाइजेशन देखने को मिला है, एटीपी का यूटिलाइजेशन देखना पड़ा सेकेंडरी लेवल पर। इसीलिए इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसको आप आसानी से समझिएगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। पहली चीज क्लियर। तो ये है देखो कोई और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है ना, जब भी कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर कर रहा होता है, तो इसको कहते हैं सेल्यूलर ड्रिंकिंग या पिनेकोसाइटोसिस। ये फर्स्ट टाइप है, इसको कहते हैं सेल्यूलर ड्रिंकिंग या पिनेकोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस का पहला टाइप है। अब दूसरी चीज की मैं बात करता हूं, जैसे कोई बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी तो सेल के अंदर इंटर करते हैं, तो बैक्टीरिया भी एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर करते हैं। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया सेल के कांटेक्ट में आता है, तो सेल बाहर की तरफ हल्का सा बल्ज, तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हल्का सा बाहर की ओर बल्ज हो जाएगी, और बल्ज होकर इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगी, है ना। और फिर वही प्रोसेस होगी, आप देखेंगे कि अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा और वेसाइकल का फॉर्मेशन होगा ये, और इस वेसाइकल के अंदर क्या बंद हो गया, बैक्टीरिया बंद हो गया, है ना। ये बैक्टीरिया था, सेल बाहर की ओर बल्ज हुई, बाहर की ओर फोल्ड हुई, और बाहर की ओर फोल्ड होने के बाद इसने इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया, और वेसाइकल का फॉर्मेशन करके इस बैक्टीरिया को वेसाइकल के अंदर कवर कर लिया। और ये प्रोसेस होती है जो हमारी WBC होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, उन सेल्स की प्रोसेस है ना। अभी वेसाइकल किसके साथ फ्यूज होगी, अभी वेसाइकल फ्यूज होगी लाइसोसोम के साथ। ये लाइसोसोम है, ठीक। ये वेसाइकल, इस वेसाइकल ने आगे जाकर फ्यूज होना है, ये तो बनी वेसाइकल, और ये है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम तो सेल के अंदर मूव नहीं कर रहा ना बहुत ज्यादा, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हम जानते हैं, और बैक्टीरिया वायरस को किल करने का ही काम करता है। अब लाइसोसोम तो मूव नहीं कर रहा, तो इस वेसाइकल ने क्या करना पड़ेगा, लाइसोसोम के पास तक जाना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर वही प्रोसेस है कि ये आप देख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास क्या प्रेजेंट है, मोटर प्रोटीन प्रेजेंट है। और ये मोटर प्रोटीन क्या करती है, एटीपी का यूटिलाइजेशन करके किसी भी मॉलिक्यूल को कैरी करती है और उसको मूव कराने का काम करती है। तो जो वेसाइकल बनी है ये किससे चिपक जाएगी, इससे चिपक जाएगी, मोटर प्रोटीन से। ये वेसाइकल मोटर प्रोटीन से चिपक जाएगी, और इसको कहाँ तक कैरी करेगी, लाइसोसोम तक कैरी करेगी, और लाइसोसोम के पास लाकर इसको छोड़ देगी। अब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। ये जो वेसाइकल थी ये आपस में फ्यूज कर लेगा किसके साथ चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा लाइसोसोम के साथ, है ना। और लाइसोसोम के अंदर अपने एंजाइम हैं, और ये आपका बैक्टीरिया है। लाइसोसोम क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा, है ना। लाइसोसोम इस बैक्टीरिया को किल करेगा, और किल करने के बाद वेसाइकल के अंदर जो एंटीजन है ना बैक्टीरिया के, वो रह जाएंगे। बैक्टीरिया के एंटीजन वेसाइकल के अंदर पैक हो जाएंगे, और लाइसोसोम सेपरेट यहां को हो जाएगा। ये लाइसोसोम सेपरेट हो गया, ठीक है। ये इसको इसके पास तक ले गया, आपस में फ्यूज हुए लाइसोसोम और वेसाइकल, और एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर बैक्टीरिया को पहले क्या किया जाएगा, किल किया जाएगा। और किल करने के बाद जो बैक्टीरिया की प्रोटीन है ना, उन प्रोटीन को ही तो हम एंटीजन कहते हैं। ये है एंटीजन, किसकी एंटीजन, बैक्टीरिया की एंटीजन। इनको एक वेसाइकल के अंदर कवर कर दिया जाएगा। बैक्टीरियल एंटीजन को वेसाइकल के अंदर कवर कर दिया जाएगा, और फिर वेसाइकल के यहाँ टकराएगी, इसमें फ्यूज होगी, और इन एंटीजन को बाहर निकाल देगी। और ये एंटीजन दूसरी सेलों को भी वही वार्निंग दे देगी कि भाई इस तरह का कोई बैक्टीरिया आया है, और इस तरह की मैकेनिज्म को अडॉप्ट करना है। और लाइसोसोम सेपरेट हो गया है, आपको हम ये देख रहे हैं, है ना। लाइसोसोम इस तरह से सेपरेट हो गया है, क्लियर। तो अब जब कोई सॉलिड चीज, यहां आपको देख रहे हैं कि बैक्टीरिया क्या है, सॉलिड चीज सेल के अंदर एंटर कर रहा है, और प्राइमरी स्टेज में किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये जब इस बैक्टीरिया को वेसाइकल के अंदर पैक कर दिया गया है,
तो अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसके मूवमेंट के लिए, क्योंकि इसको लाइसोसोम तक हमने पहुंचाना है। तो इस मूवमेंट में ये जो मोटर प्रोटीन है ना, जो ये मोटर प्रोटीन है ये क्या करेगी, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगी, है ना। और सेकेंडरी स्टेप पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और लिक्विड्स मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। सेल्यूलर ईटिंग के नाम से इसको जानते हैं। पिनेकोसाइटोसिस सेल्यूलर ड्रिंकिंग और फैगोसाइटोसिस सेल्यूलर ईटिंग। इसके अलावा एक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर आप देखेंगे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा, इसकी सरफेस पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। जब कोई एलडीएल का मॉलिक्यूल सेल, क्योंकि एलडीएल का मॉलिक्यूल देखिए, एलडीएल मींस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के ये मॉलिक्यूल हैं। इन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल भी सेल के अंदर इंटर करते हैं, तो ये भी बल्क ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब एक एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, तो इसे बल्क ट्रांसपोर्ट है ये। तो जब कोई एलडीएल का मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर करेगा तो सबसे पहले किससे चिपकेगा, ये रिसेप्टर से चिपकेगा, ये ठीक है। साइटोप्लाज्म में बल्जिंग होगी अंदर की ओर, साइटोप्लाज्म सेल वॉल में बल्जिंग होगी, सेल वॉल अंदर की ओर बल्ज होगा, और इन एलडीएल के मॉलिक्यूल को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल को अंदर ले लेगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल को अंदर ले लेगा, ठीक है। अब इन लो डेंसिटी, अब क्या होगा देखिए, अब एक वेसाइकल से दो वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है। एक वेसाइकल से दो वेसाइकल का फॉर्मेशन होगा। पहली वेसाइकल में तो केवल एलडीएल के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और दूसरी वेसाइकल में आप देखेंगे कि जो रिसेप्टर के मॉलिक्यूल हैं वो रहेंगे। रिसेप्टर के मॉलिक्यूल बाद में सेल से बाहर निकाल दिए जाएंगे, और जो एलडीएल के मॉलिक्यूल हैं इसको सेल के अंदर, इसका सेल के अंदर यूटिलाइजेशन होगा किस चीज़ में, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में, या जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, या बाइल की सिंथेसिस है, उसमें इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो एलडीएल के मॉलिक्यूल हैं ये, एलडीएल के मॉलिक्यूल पहले रिसेप्टर के साथ चिपकेंगे, रिसेप्टर से चिपकने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बल्जिंग होगी, वेसाइकल का फॉर्मेशन होगा, और रिसेप्टर के साथ ही एलडीएल के मॉलिक्यूल वेसाइकल के अंदर पैक हो जाएंगे। अंदर जाने के बाद कुछ इस तरह की प्रोसेस होगी कि भाई एलडीएल के मॉलिक्यूल अलग वेसाइकल में सेपरेट हो जाएंगे, और रिसेप्टर के मॉलिक्यूल अलग वेसाइकल में सेपरेट हो जाएंगे, और रिसेप्टर को बाद में बाहर निकाल दिया जाएगा, और बाद में रिसेप्टर आपको इधर चिपके हुए दिखाई दे देंगे, ठीक है। और जो ये एलडीएल है, इस मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन सेल के अंदर कर लिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, जो तीसरी प्रोसेस है, इसको कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। इसको कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। और जो अंदर वेसाइकल बनी है ना, इनके मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, जो वेसाइकल्स को मूव कराएगी, क्योंकि भाई एलडीएल के मॉलिक्यूल को कहीं ना कहीं तो पहुंचाना होगा ना। हो सकता है उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पहुंचाना हो सकता है उनको गोल्जी बॉडी के, जनरली गोल्जी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है, गोल्जी बॉडी के अंदर पहुंचाना हो, तो इस मॉलिक्यूल को गोल्जी बॉडी तक ले जाने का काम कौन करेगा, ये मोटर प्रोटीन करेंगी। और मोटर प्रोटीन बिना एनर्जी के काम नहीं करती, बिना एटीपी के ये काम नहीं करती। तो इस तरह से जो एंडोसाइटोसिस है, तीन तरह का है, पिनेकोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इज द क्लियर? तो आइए आगे बढ़ते हैं एक्सोसाइटोसिस की ओर। बल्क ट्रांसपोर्ट में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो दूसरा टाइप है, दैट इज द एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस देखिए, ये मैं सेल बनाई है, ये सेल वॉल है, सॉरी सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी ये है ना ट्राइलेमिनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को ये मिल रही होगी। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस देखने को मिल रहा होगा आपको, है ना। ये सारा साइटोप्लाज्म है, ये जो पूरा भरा हुआ है न्यूक्लियस से चिपका हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिपका है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर हमें राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर जो हमें स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम,
ठीक है, ये सारे राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं, ये जो इसकी सरफेस पर देखने को मिलेंगे। अब राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, है ना। जो भी प्रोटीन राइबोसोम बनाएंगे वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पैक होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका क्या करता है, मॉडिफिकेशन करने का काम करता है जो प्रोटीन राइबोसोम ने बनाई है। प्रोटीन मॉडिफिकेशन के बाद एंजाइम में हार्मोन बनाती है, और एंजाइम और हार्मोन क्या करते हैं, इन वेसाइकल में पैक हो जाते हैं। मतलब अगर इसके अंदर बनेगी तो ये वाला पोर्शन टूटेगा और इस तरह की वेसाइकल बना लेगा। और कई बार मॉडिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता तो ये वेसाइकल बन के किसके पास जाती हैं, गोल्जी बॉडी के पास जाती हैं, और गोल्जी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, और गोल्जी बॉडी भी फाइनल क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट को मैच्योरेशन के बाद वेसाइकल्स की फॉर्म में पैक कर देती है। ये वेसाइकल बन गई, और इन वेसाइकल के अंदर चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसाइकल हो, चाहे वो गोल्जी बॉडी की वेसाइकल हो, इन वेसाइकल के अंदर मैच्योरेटेड प्रोडक्ट होते हैं, मींस एंजाइम या हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, अब इन एंजाइम और हार्मोन का यूटिलाइजेशन हमेशा सेल के अंदर ही नहीं होता, बल्कि कई बार इनका जो यूटिलाइजेशन है सेल के बाहर भी होता है। तो इन वेसाइकल्स को क्या क्या कराया जाता है, मूव कराया जाता है। और मूव कराने में कौन हेल्प करेगा, मूव कराने में हेल्प करेगी मोटर प्रोटीन। और मोटर प्रोटीन चिपकी रहती है किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल की सरफेस पर आप क्या देखेंगे, ये मोटर प्रोटीन को देखेंगे, और मोटर प्रोटीन क्या करेगी, इन वेसाइकल्स को लेकर चलेगी, इन वेसाइकल्स को लेकर चलेगी, चाहे यहाँ की वेसाइकल हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसाइकल हो, चाहे गोल्जी बॉडी की वेसाइकल हो। और ध्यान रखिएगा इन वेसाइकल्स के अंदर एंजाइम और हार्मोन पैक्ड हैं, और इन एंजाइम और हार्मोन की जरूरत होती है सेल के बाहर। ठीक है, तो ये क्या करती है, एटीपी का यूटिलाइजेशन करके इन वेसाइकल्स को कहाँ तक पहुँचाती है, सेल के कॉर्नर तक पहुँचाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुँचाएगी, है ना, यहाँ तक पहुँचाएगी। ये फिर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर फटेंगी, और फटने के बाद अपने कंटेंट को बाहर की ओर रिलीज करेंगी। ये एंजाइम और हार्मोन बाहर रिलीज हो जाएगा फाइनली, है ना। एंजाइम और हार्मोन कहाँ रिलीज होगा, बाहर रिलीज होगा। ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है मोटर प्रोटीन, और ये क्या है, वेसाइकल। ये गोल्जी बॉडी की वेसाइकल है, और ये जो वेसाइकल टूट कर बनी है ये भी वेसाइकल है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसाइकल है। ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, मोटर प्रोटीन करती है। और मोटर प्रोटीन हम जानते हैं कि मोटर प्रोटीन किससे चिपकी रहेगी, माइक्रोट्यूब्यूल से चिपकेगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, और माइक्रोट्यूब्यूल की सरफेस पर आप मोटर प्रोटीन को देखेंगे, ये है ना। बाद में मोटर प्रोटीन क्या करेगी, अपने ऊपर इस वेसाइकल को कैरी करेगी, और इसको कहाँ तक मूव कराएगी, यहाँ तक मूव कराएगी, कॉर्नर तक मूव कराएगी। ये कॉर्नर इधर का कॉर्नर भी हो सकता है, कहीं का भी कॉर्नर हो सकता है। फिर ये वेसाइकल यहाँ से इसके साथ फ्यूज होकर कंटेंट को सेल के अंदर से बाहर निकाल देगी। तो सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है ना, और सेल के अंदर से बाहर निकाल देगी। तो ये प्रोसेस कराती है एक्सोसाइटोसिस। इसका एक ही टाइप है, किसका, किस चीज़ की एक्सोसाइटोसिस हो रही है, एंजाइम की और हार्मोन की। ठीक है, तो ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा, क्योंकि जो वेसाइकल हैं इनके ट्रांसपोर्ट में मोटर प्रोटीन हेल्प कर रही है, और मोटर प्रोटीन यूज करती है किसको, एटीपी को यूज करती है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लगातार देखते रहना है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।